19 साल की वर्षिता एक गरीब परिवार की लड़की होती है, अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कॉलरशिप के जरिए वो अपने कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही होती हैं। अपने एक हॉस्टल के अंदर रहकर वो पढ़ाई करके अपने घर परिवार को एक अच्छे से सपोर्ट देने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त की उसकी एक छुट्टी आती है तो वो 14 अगस्त के दिन एक दिन पहले ही वो वार्डन से कहकर चली जाती हैं कि मैं कल मेरी छुट्टी है, मैं अभी घर पर जा रही हूँ। जैसे ही वो वहाँ से रवाना होती हैं, अचानक वर्षिता वहाँ से गायब हो जाती हैं। जैसे ही अगला दिन आता है, उस परिवार वाले को यानी उसके माता पिता को जब इस बात का पता चलता है कि वर्षिता गायब हो चुकी हैं, तो एक नज़दीकी थाने में जाकर उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। 15 अगस्त का दिन होता है, यहाँ पर पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद अगले दिन 26 अगस्त के दिन जब इस बात का पता लगता है कि एक लड़की अर्ध जली पुलिया के पास पड़ी हुई है, तो पुलिस वहाँ पर जाती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में करके थाने में लेकर आ जाती हैं। जिसके बाद इस बात का उसके परिवार वालों को पता लगता है, तो उसके परिवार वाले उसके माता पिता वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ में एक टैटू बना हुआ है, जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। जिसके बाद उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा बिलक बिलक कर रोने लग जाते हैं। वो पुलिस वालों से कहता है कि हमारी इकलौती बेटी है, हमारे घर का कोई सहारा नहीं था, सिर्फ हमारी एक बेटी थी जो हमें सहारा दे सकती थी, हमारी ज़िंदगी यही गुजार सकती थी। इसी तरीके से वो पुलिस वालों से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी ऐसा मुजरिम हो, जो भी मुजरिम हो, उसे पकड़ कर लाओ और हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे उसे भेज दो। जब उस परिवार के लोग, उसके माता पिता जब रो रहे होते हैं और जो कहानी दोस्तों वाकई में निकल कर सामने आती हैं, वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, वो लड़की अचानक गायब क्यों हो जाती है और लड़की के पीछे मरने का मकसद क्या होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैय्या और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल कर्नाटक का एक ज़िला लगता है चित्रदुर्ग और उसी ज़िले के अंदर एक थाना लगता है हरिपुर। उसी के आसपास एक थाना होता है और उसी थाने के अंदर एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव का नाम कुंवरहरी होता है। उसी कुंवरहरी के अंदर 19 वर्षीय वर्षिता, जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती हैं, लेकिन अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती हैं। वो स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई करी होती हैं, सेकेंड ईयर के अंदर एक कॉलेज के अंदर पढ़ाई करी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है और वक्त बीतने के साथ इंस्टाग्राम के जरिए एक चेतन नाम का लड़का होता है, जिसकी उम्र 26 साल के आसपास की होती है, उससे पहचान हो जाती है और एक दूसरे से बातें होने लग जाती हैं। जब दोनों की बातें मैच होने लग जाती हैं तो एक दूसरे को नंबर भी दे देते हैं और नंबर के जरिए जब उनकी बातें होने लग जाती हैं तो वर्षिता को पता चलता है कि चेतन एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एचआर के पद पर काम कर रहा होता है। तो वर्षिता उसे कहती हैं चेतन से कि तुम जिस पद पर काम कर रहे हो, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा जॉब आती रहेगी, अगर कोई अच्छी जॉब आए तो मुझे भी बता देना, मैं भी कोई एक जॉब करना चाहती हूँ। तभी चेतन जो है उससे वादा करता है कि चलो कोई भी एक जॉब आएगी, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम वो जॉब कर लेना। तभी वर्षिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि मैं अपने माता पिता की इकलौती लड़की हूँ और मैं इस जॉब की वजह से मैं अपने घर परिवार भी चला सकती हूँ और अपने पढ़ाई भी पूरी कर सकती हूँ। जब दोनों के बीच में बातें होने लग जाती हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है तो दोनों प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही प्रेम प्रसंग के अंदर आते हैं तो दोनों एक दूसरे से शादी करके हमेशा हमेशा ज़िंदगी अपने साथ बिताने का वादा कर लेते हैं और दोनों के बीच में संबंध भी बनने लग जाते हैं। जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ वर्षिता को एक दिन जब इस बात का पता चलता है कि चेतन एक गंभीर बीमारी के अंदर जूझ रहे हैं, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, वो 3rd स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। जब इस बात का पता लगता है तो वर्षिता अभी चेतन से बात करना बंद कर देते हैं और चेतन जब उसे फ़ोन करता है बार बार तो वर्षिता उसका फ़ोन पिकअप भी नहीं करती हैं, बल्कि दिन में एक ही बार उसका फ़ोन पिकअप करती हैं और थोड़ी बहुत बातें कर लेती हैं। यानी जैसे पहले की तरह वो अभी बात करने नहीं लग जाती हैं, वो बातें बहुत कम करने लग जाती हैं। तो चेतन भी सोचने लगता है कि आखिर वर्षिता किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में आ चुकी हैं, इसकी वजह से वो मेरे से बातें नहीं करती हैं। जब चेतन उससे काफ़ी ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है तो वर्षिता अपने दिल की बात, अपने मन की बात चेतन को बता नहीं पाती हैं। उसे ये नहीं कह पाती हैं कि तुम्हें काफ़ी बड़ी एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ। यहाँ से वर्षिता ये सोचने लगती हैं कि आखिर मैं चेतन के साथ अभी मैं शादी करूँगी तो चेतन बहुत ही जल्दी बेड पर आ जाएगा, यानी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और जैसे ही बीमारी जब उसके पास नज़दीक आ जाएगी तो मैं फिर से जो है एक गरीबी के अंदर फिर से जीने लग जाऊँगी, जो मैं फ़िलहाल अभी भी एक गरीब परिवार की लड़की हूँ।
जब इस बात के बारे में वो सोचती हैं तो चेतन से काफ़ी कम बात करने लग जाती हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 2 महीने गुजर जाता है और जब भी 2 महीने गुजरने के बाद वर्षिता को इस बात का पता लगता है कि वो चेतन के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं और अपने माता पिता को इसके बारे में बता देती हैं। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो किसी को बता नहीं पाती थी। तो अपने माता पिता को एक दिन वो बताने लगती हैं कि मैं चेतन से प्यार करती हूँ और अब मैं चेतन की माँ बनने वाली हूँ, बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चेतन काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है। अब उसके गरीब परिवार वाले भी, उसके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर आ जाते हैं, वो भी परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन इस बात का जब उसकी चाची को पता लगता है तो उसकी चाची उससे वर्षिता से कहती हैं कि तुम्हें चेतन से किसी भी हाल में शादी करनी होगी। अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ करवा दी जाएगी तो तुम्हारे बच्चे का भी नुकसान होगा और तुम्हारे बच्चे का नुकसान भी जो है कोई कर नहीं सकता है। इसी तरीके से जब उसकी बातचीत होती है तो वर्षिता भी उसकी बात मान लेती हैं और एक दिन चेतन को फ़ोन करती हैं। चेतन से फ़ोन करके कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ और तुम्हारे बच्चे की मैं बहुत ही जल्दी माँ भी बनने वाली हूँ। जब इस बात का पता जब चेतन को लगता है तो चेतन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे ये कहने लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, तुम काफ़ी समय से मेरे से बात नहीं करी हो और तुम किसी दूसरे लड़के के प्रेम प्रसंग के अंदर आ चुकी हो। जब इस बात का पता जब वर्षिता को भी लगता है तो वर्षिता भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और चेतन से ये कहती हैं कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करते हैं तो मैं पुलिस थाने में जाकर तुम्हारे खिलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, जिसके बाद तुम हमेशा हमेशा जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। जब ये बात जब चेतन सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में आ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है और झूठा मूठा वादा जब वर्षिता से वो कर लेता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो वर्षिता भी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता है, 14 अगस्त 2025 के दिन जब वर्षिता 15 अगस्त की छुट्टी मनाने के लिए वो अपने घर के लिए रवाना होती हैं अपने वार्ड से, ये कहकर निकल जाती हैं कि मैं कल छुट्टी पर जा रही हूँ। जैसे ही वो छुट्टी पर निकलती हैं 14 अगस्त शाम को 6 बजे के आसपास, और वहीं से वर्षिता गायब हो जाती हैं। अगले दिन 15 अगस्त के दिन उसके पिता जब वर्षिता के मोबाइल पर फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो उसके पिता फिर से जो है एक हॉस्टल के अंदर फ़ोन करते हैं और हॉस्टल में जब वर्षिता के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वार्डन कहती है कि तुम्हारी लड़की पहले से ही यानी कल ही शाम को 6 बजे निकल चुकी हैं, वो तुम्हारे घर के लिए ही निकली हैं। और उसके पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरी लड़की गई कहाँ पर। वो ज़्यादा परेशान होने के बाद नज़दीकी थाने हरिपुर जाते हैं और वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं अपनी लड़की की गुमशुदा की। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज करते हैं, 15 अगस्त का दिन होता है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक प्रोग्राम के अंदर बिजी होती हैं, इधर इधर बिजी होने के नाते उस लड़की को ढूंढ नहीं पाते हैं। जैसे ही अगला दिन यानी 26 अगस्त का दिन हो जाता है, सुबह सुबह के वक्त जब 2 अज्ञात लड़के गोनूर नेशनल हाईवे के आसपास, पुलिया के आसपास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की की अर्धजली लाश पड़ी हुई है। तो वो पुलिस को इस बात की खबर दे देते हैं। पुलिस जैसे ही उस मौका वारदात पर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद उस लड़की की डेड बॉडी अपने कब्जे में करके थाने में लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद आसपास के सभी थानों के अंदर इसकी सूचना पहुंचा देते हैं। उसकी शनाख्त करने के लिए सभी जगह पर जानकारी पहुंचा देते हैं। जब इस बात की जानकारी वर्षिता के माता पिता को लगते हैं तो वो भी थाने में जाकर उस डेड बॉडी को देखने लग जाते हैं। जैसे इस डेड बॉडी को देखते हैं तो उसके हाथ पर एक टैटू बना होता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता इस डेड बॉडी को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी 19 साल की लड़की वर्षिता है, इसी की ये डेड बॉडी है। जिसके बाद वो बिलक बिलक कर रोने लग जाते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि ये हमारी एकमात्र लड़की थी, हमारा सहारा था, इसको किसी ने मार दिया है। उस मुजरिम को जितना जल्दी हो सके आप पकड़ कर लाओ और इसे हमेशा हमेशा जेल की सलाखों के पीछे भेज दो। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है और मामला जैसे ही दर्ज होता है पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है आसपास के सभी इलाकों के अंदर, मुजरिम को ढूंढने की कोशिश करती हैं। और जैसे ही वर्षिता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती हैं तो वर्षिता की लास्ट जो बातचीत होती हैं एक चेतन नाम के लड़के से होती हैं, उसकी लोकेशन भी पुलिया के आसपास की होती हैं। इसी बात को देखकर वो चित्रदुर्ग जाती हैं पुलिस और चेतन को पकड़कर थाने में लेकर आती हैं। जब उससे पूछताछ करने लगती हैं तो चेतन कहता है कि मैं वर्षिता को जानता ही नहीं हूँ, मैंने वर्षिता से कभी बात ही नहीं की है और वर्षिता कहाँ रहती है मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस उसके साथ सारे सबूत लेकर आती हैं और सबूत जब उसके सामने रखती हैं, जब उससे पूछताछ करती हैं कि अब बताओ ये सबूत सारे तुम्हारे खिलाफ़ हैं और तुम यहाँ पर वर्षिता से बात कर चुके हैं, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ़ हैं, तभी चेतन टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगता है और वो कहता है
कि कुछ साल पहले यानी घटना से कुछ 10 महीने पहले की बात है। मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए वर्षिता को मैसेज करता हूँ, वर्षिता भी मेरे से बात करने लग जाती है। हम दोनों की एक दूसरे की बातें पसंद आने लगती हैं, तो हम एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी जो है एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद फ़ोन पे भी काफ़ी घंटों तक हमारे बीच में बातें होने लग जाती हैं। हम धीरे धीरे प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। एक दिन वर्षिता को पता लगता है कि मैं HR पद पर मल्टीनेशनल के अंदर काम करता हूँ, तो वर्षिता भी किसी बड़ी नौकरी के चक्कर में रहती हैं और मुझे कहती हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिलती है तो मुझे भी बता देना। मैं भी एक गरीब परिवार की लड़की हूं और मैं भी अपने माता पिता का देख रेख करना चाहती हूं। मैं उसे पाल पोस कर उनकी ज़िंदगी जो है हमेशा के लिए एक सुखी जीवन बिताना चाहती हूं। तो इस बात का जैसे ही मुझे इस बात का पता लगता है तो मैं उससे वादा कर लेता हूं, उसे मैं एक अच्छी नौकरी देने के लिए मैं उसे एक वादा करता हूं। जिसके बाद वर्षिता मेरे प्यार के अंदर पड़ जाती है, मैं भी उसके प्यार के अंदर आ जाता हूं और धीरे धीरे हमारे बीच में शादी के लिए एक वादे भी बन जाते हैं। हम साथ साथ में जीने की कसम भी खा लेते हैं। हमारे बीच में संबंध भी बनने लग जाते हैं और जैसे ही वक्त बीतता है अचानक वर्षिता मुझसे बात करना बंद कर देती हैं। वो बदली सी लगती हैं। जब मैं उसे पूछताछ करने की कोशिश करता हूँ, मैं उससे ये भी कहता हूँ कि तुम किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ चुकी हो, तो वो मुझे कोई भी जवाब नहीं देती हैं। लेकिन पूरे 2 महीने तक वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करती हैं। लेकिन अचानक एक दिन वो मुझे फ़ोन करती हैं, मुझे कहती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता हूँ, आग बबूला हो जाता हूँ। जिसके बाद मैं वर्षिता को मना कर देता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे शक था कि वो किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में आ चुकी हैं, वो किसी और का भी बच्चा हो सकता है। इसी बात को सुनकर वर्षिता जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और मुझे कहती हैं कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जो है हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और डरने के बाद मैं एक झूठा वादा करता हूँ वर्षिता से। उससे कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद वर्षिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। 14 अगस्त 2025 के दिन वर्षिता अपने हॉस्टल से निकलती है। मैं वर्षिता को बाहर मिलता हूँ हॉस्टल के बाहर, और जैसे ही उसको अपनी बाइक पर बिठाकर गवर्नमेंट नेशनल हाईवे के पास एक पुलिया के पास जाकर वहाँ पर शाम को बाइक रोक लेता हूँ। अंधेरा हो जाता है और वर्षिता से जब मैं पूछताछ करने लगता हूँ तो वर्षिता ये कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है वाकई में, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे मेरे दिमाग में शक चल रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि वर्षिता किसी और के प्यार में थी और ये बच्चा उसी का हो सकता है। जब ये सारी जानकारी जब मैं उसे पूछने की कोशिश करता हूँ तो वर्षिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद मैं वर्षिता को पीटने की कोशिश करता हूँ और इस तरीके से लाते गुस्से से उसको पीटने लग जाता हूँ कि वो बेहोश हो जाती हैं। वहीं पर जैसे ही वो बेहोश होती हैं मैं गाड़ी के अंदर से पेट्रोल निकालता हूँ, उसके ऊपर छिड़क कर उसके आग के हवाले कर देता हूँ और वहाँ से मैं फ़रार हो जाता हूँ। जैसे ही अगली सुबह होती है तो 2 अज्ञात लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उस अर्धजली डेड बॉडी को देखकर पुलिस को इस बात की खबर दे देते हैं। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस डेड बॉडी को लेकर आसपास के सभी लोगों के अंदर ये खबर फैला देते हैं कि उसकी शिनाख्त की जाए, उसकी पहचान की जाए। जब एक रिपोर्ट दर्ज होती है, रिपोर्ट दर्ज के अनुसार जब उसके माता पिता भी वहाँ पर आते हैं तो इस डेड बॉडी की जैसे शिनाख्त होती है तो वो बिलक कर रोने लग जाते हैं और इस डेड बॉडी के बारे में उसको पता चल जाता है। जैसे इस डेड बॉडी के बारे में भी पता चलता है और 2 दिन के बाद जब मुजरिम के बारे में भी पता चलते हैं तो उसके माता पिता यानी वर्षिता के जो माता पिता होता है वो चेतन के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि अगर बेटा तुम्हें अगर मानना ही था तो इससे पहले हमें बात कर लेता। अगर वो तुम्हारे साथ इतना फोर्स कर रही थी शादी के लिए, अगर एक बार भी तुम हमसे बात कर लेते तो हम वर्षिता को किसी भी हाल में समझा लेते और तुमसे हमेशा के लिए दूर कर लेते। क्योंकि वर्षिता हमारी एक इकलौती लड़की थी, हमारा एक सहारा था। हमारे घर परिवार के अंदर हमारे अलावा कोई नहीं था। इसे हमें जो है ज़िंदगी देने के लिए, हमारी बाकी की ज़िंदगी बिताने के लिए हमारी सिर्फ एकमात्र लड़की थी वर्षिता, जो तुमने हमेशा के लिए इस दुनिया से उसे गायब कर दिया है, तुम्हें उसे हत्या कर दी है। तुम्हें जो है एक कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस वालों से भी ये कहने लगते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमेशा के लिए उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाती है, हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है। जिसके बाद उसे कोर्ट के अंदर पेश करते हैं और उसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। वीडियो के अंत में अगर किसी अपना नाम लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर से अपना नाम और एड्रेस बता देना। वीडियो के अंत में आप सभी का नाम लिया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।